रात के खाने पर जहां जॉनथन, बर्ड, मैकनो और मैं मौजूद थे, वहां फैजान निश्तर भी था, लेकिन हमेशा की मानंद खामोश और संजीदा। मैंने मुस्कुराते हुए उससे उसकी संजीदगी के बारे में पूछा। वो बोला, खामोशी मुझे पसंद है मिस्टर अली। आप मेरी तरफ से किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूंगा। मिस्टर जॉनथन मेरे बेहतरीन रफीक साबित हुए हैं, मुझे उनसे बहुत मदद मिल रही है। मैंने कहा, मिस्टर फैजान, मैं आपके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सफर दिलचस्प अंदाज में जारी रहे और हम आपस में एक दूसरे से दूरी महसूस न करें। फैजान निश्तर ने कहा, मैं अपने काम में मसरूफ था और मेरा ख्याल है मजीद कुछ घंटे मसरूफ रहूंगा, उसके बाद मैं आपको कंपनी दे सकूंगा। खाने के बाद मैं अपने आरामदेह कैबिन में जाकर लेट गया। पिछली रात भी सो नहीं सका था, चुनाचे गहरी नींद सो गया। सुबह को भी देर तक सोता रहा। तुलुए सुबह का मंजर गुजर चुका था और सूरज निकल आया था। फिर मैंने नाश्ता किया। जहाज का सफर बदस्तूर जारी था और अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था जो काबिल जिक्र होता। फैजान निश्तर ने नाश्ते की मेज पर मुझसे मुलाकात की और मुस्कुराए बगैर बोला, मैंने अपने आप को तब्दील करने के बारे में बहुत सोचा है, लेकिन जो जिंदगी मैंने अपनी आंखों से देखी है मिस्टर अली, उसके बाद मुस्कुराने को मेरा जी नहीं चाहता। जरा फलसफी किस्म का आदमी हूँ। इस दुनिया पर अक्सर गौर करता रहता हूँ और जहन अजीब सी कैफियत का शिकार रहता है। मैं फैजान से देर तक गुफ्तगू करता रहा। फिर हम नाश्ते के बाद टहलते हुए अरशे पर निकल आए। मैंने उससे उन जंगी हथियारों के बारे में पूछा जो जहाज में मौजूद थे। वो बोला, ये बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल हैं और अगर खुदा ने चाहा तो हम अपने दुश्मनों पर इनके जरिए मुकम्मल फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको इनकी तमाम तफसीलात से आगाह करूं। मैंने कहा, यकीनन मेरी यही ख्वाहिश है, लेकिन इसका इजहार मैं इसलिए नहीं कर सका कि कहीं आप इसे मुदाखलत बेजा न समझें। फैजान निश्तर ने नरम लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए। मैंने महसूस किया कि ये शख्स फितरतन ही खामोश तबाह है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। जहाज की निचली सतह पर ले जाने के बाद उसने मुझे ऑपरेशन की तफसीलात बताना शुरू कर दी। एक बड़ा सा स्क्रीन नजर आ रहा था जिसकी निचली सतह पर बटन लगे हुए थे। मुझे कुर्सी पर बैठने की पेशकश करके उसने स्क्रीन के सामने वाली सीट संभाल ली और फिर कुछ बटन ऑन कर दिए। स्क्रीन पर समंदर नजर आ रहा था। मछलियां पानी की सतह पर नमूदार होती और फिर गायब हो जाती। इनमें बाज बड़ी बड़ी मछलियां भी थीं। शार्क मछलियों के घराने समंदर में आबाद थे और उनके गोल के गोल नजर आ रहे थे। गरज समंदर और आसमान के अलावा और कोई ऐसी चीज न थी जो सामने हो। फिर उसने कुछ और बटन दबाए और स्क्रीन पर दूसरे मनाजिर उभरने लगे। मैंने हैरत से देखा, बहुत से आबी पौधे नजर आ रहे थे, चट्टाने और न जाने क्या क्या। फैजान ने मुझे बताया कि अब विजन कैमरे समंदर की तह का जायजा ले रहे हैं। वो बोला, इस तरह हम उन आबदोजों की तलाश में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। ये जदीद तरीन आलात हैं, वरना इससे कबल सिर्फ आबदोजों के सिग्नल मौसूल किए जाते थे, लेकिन ये तमाम मशीनें इस दौर की जदीद तरीन ईजाद हैं। इनके जरिए आबदोजों को सतह समंदर से नीचे भी देखा जा सकता है और इनका निशाना लिया जा सकता है। मसलन आप वो पहाड़ी देख रहे हैं, वो जिस पर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस नजर आ रहा है। फैजान निश्तर ने एक लीवर को दबाना शुरू कर दिया और पहाड़ी का मंजर नुमाया होता गया। इंतहाई खौफनाक और बहुत बड़ा ऑक्टोपस उस पहाड़ी के एक हिस्से में मौजूद था। उसके बाद स्क्रीन का एक हिस्सा तारीक हो गया और उस पर नंबर उभरने लगे। मैं गौर से उन नंबरों को देख रहा था। फैजान ने कहा, ये इस पहाड़ी का नापतोल है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 110 फुट है और इसका फासला इस वक्त इस जहाज से तकरीबन 13 किलोमीटर है। इस तरह हम वो तमाम आदाद शुमार हासिल कर सकते हैं जो हमें दरकार हों। मैं आपको तजर्बतन ये पहाड़ी तबाह करके दिखाता हूँ। उसके बाद उसने अपने सामने रखे हुए एक गोल से प्याले नुमा आले को करीब कर लिया और फिर कोड वर्ड्स में अपने साथियों को हिदायत देने लगा। स्क्रीन पर पहाड़ी का मंजर नुमाया होता जा रहा था। वो मुख्तलिफ नंबर दोहराता रहा। उसके बाद उसने आखिरी हुक्म दिया। स्क्रीन पर एक रोशन नुक्ता नमूदार हुआ जिसमें कई रंगों की शुआएं थीं। वो नुक्ता इस बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा कि उस पर निगाह जमाना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और स्क्रीन पर चिंगारियां सी बिखर गईं, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। और उसके बाद पहाड़ी के टुकड़े समंदर में मुंतशिर नजर आए। थोड़ी देर के बाद मंजर साफ होता चला गया और फैजान की आवाज उभरी, आपने देखा मिस्टर अली, पहाड़ी का क्या हशर हुआ है। मेरी आंखों में मुसर्रत की झलकियां नजर आने लगी। मैंने मसरूर अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, निहायत आला कारकर्दगी है मिस्टर फैजान, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। वो बोला, शुक्रिया, इंशाल्लाह हम अपने मिशन में सुरखरू होंगे। इस वाक़े ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और मैं बड़ा पुरउम्मीद हो गया था। फैजान से बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही और उसकी तरफ से मेरे दिल में जो अंदेशे थे वो सब के सब दूर हो गए। मैं वहां से निकल आया और बाहर के मामलात का जायजा लेने लगा। बर्ड और मैकनो उमूमन साथ देखे जाते थे
उस वक्त भी वो अर्शे पर खड़े समंदर को देख रहे थे। मैं टहलता हुआ उनके नजदीक पहुंच गया। बर्ड कहने लगा, चीफ, मगरिब में कम से कम ये खूबी जरूर है, वो लोग इंसान को जिंदगी से बेजार नहीं होने देते। अगर इस जहाज पर चंद खवातीन भी मौजूद होती तो सफर इस कदर खुश्क और बोर साबित न होता। सबसे बड़ी बात यह कि माहौल में दिलकशी रहती। मैं उस अहमक अफ्रीकी को यही बता रहा था, लेकिन ये मुझसे मुत्तफिक नहीं है। मैंने कहा, मैं भी तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ बर्ड, लिहाजा अब इस मसले पर प्रोफेसर जोनाथन से और गुफ्तगू करके देख लो। बर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा, किसका नाम लिया है चीफ आपने? वो बड़े मियाँ तो वैसे ही जिंदगी से बेजार रहते हैं। शहाब फाइक थोड़े फासले पर खड़ा नजर आया तो मैं मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया और उससे उस सफर के मुताल्लिक बातें करने लगा। ओटोकान और उसके तमाम साथी बिल्कुल मुतमईन थे। मैंने उनके साथ एक मीटिंग की और फिर अपने मंसूबे की तफसीलात उन्हें बताई। ओटोकान कहने लगा, चीफ, क्या आपने वो कश्तियां देख ली जिनके जरिए हमें सफर करना है? मैंने कहा, हाँ, मुझे कश्तियां दिखा दी गई हैं। ओटोकान ने कहा, एक बात जरा मुस्तरिब कर रही है चीफ। मैंने कहा, वो क्या? बोला, अगर मेरे कबीले के लोग भी बोनिका पहुंच गए तो बोनिका में ऑपरेशन के दौरान उन्हें हमारा शिकार नहीं होना चाहिए। जाहिर है मैं उन्हीं में से हूं और मेरे साथी भी। चुनाचे ये एक नापसंदीदा बात होगी कि हम अपने कबीले के अफराद पर हाथ उठाएं। आप मेरे जज्बात समझ रहे होंगे। मैंने कहा, यकीनन। तुम खास तौर से इस बात का ख्याल रखना ओटोकान। वैसे भी मैं समझता हूं कि उन बेचारों की सादगी ने उन्हें स्टीफन ब्राकोडा के साथ कर दिया है, वरना जाहिर है उन्हें लाइन ऑफ क्रूजल से क्या दिलचस्पी हो सकती है। ओटोकान ने कहा, बिल्कुल चीफ, बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा, तुम बिल्कुल मुतमईन रहो ओटोकान। ये न समझो कि मैं सिर्फ चीफ हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और हर मरहले पर तुमसे ताउन करूंगा। ओटोकान ने मेरा शुक्रिया अदा किया और गर्दन खम कर दी। तमाम लोग मुस्तैदी से अपने अपने कामों में लगे हुए थे। फिर इस सफर की 8वीं रात शहाब फाइक ने मुझे बताया कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं और अब आम समंदरी रास्ते से हटना है। वो मुझे साथ लेकर पायलट कैबिन की जानिब चल पड़ा। अंदर पहुंचकर उसने एक नक्शे पर उस रास्ते की निशानदही की जिस पर अब हमें सफर करना था। उसने नक्शे पर एक छड़ी से निशानदही करते हुए कहा, हमें तकरीबन 30 घंटे सफर करना होगा और उसके बाद हम इस जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से जहाज का रुख तब्दील करना है। तकरीबन 10 घंटे के सफर के बाद हम जहाज पर इस किस्म के हालात पैदा कर देंगे कि वो समंदरी तूफान का शिकार मालूम हो। उसके बाद उसे मंजिल की जानिब इस अंदाज में बढ़ाना है जिससे ये जाहिर हो कि हम तूफान के बाद रास्ता भटक गए हैं। जाहिर है वहाँ निगरानी का बंदोबस्त जरूर किया गया होगा। इसके लिए उन लोगों ने क्या इंतजामात किए हैं इसके बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए उसकी बात की तायद की। सूरत हाल मेरी तवक्को के मुताबिक थी। शहाब फाइक अपनी जिम्मेदारियों के सिलसिले में पूरी तरह चौकस था। थोड़ी देर के बाद शहाब फाइक ने इंजन रूम को हिदायत देना शुरू कर दी और जहाज अपना रुख तब्दील करने लगा। आम समंदरी रास्ते से हटकर अब हम एक ऐसी समत इख्तियार कर रहे थे जिसका दूसरे जहाज रुख नहीं करते थे। इस रास्ते पर सफर करते हुए समंदर में कोई खास तब्दीली मैंने महसूस न की, सिवाय इसके कि यहाँ समंदर में वेल मछलियां नजर आ रही थीं। समंदर में अचानक स्याह जजीरे से उभरते पानी के गोते बुलंद होते और वेल मछली सतह पर उभरने के बाद फिर पानी में गोता लगा जाती। इससे पहले ऐसी मछलियों के बारे में सिर्फ सुना ही था, आंखों से देखने का इत्तेफाक पहली बार हुआ था। शहाब फाइक ने शायद नीचे फैजान निश्तर को भी अपने इस बदले हुए रुख के बारे में तफसीलात बता दी थी। 10 घंटे तक ये सफर जारी रहा। शाम हो गई थी और फजा में स्याही फैल गई थी। उस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। कैप्टन शहाब फाइक अपने मातहतों को हिदायत देने के बाद अरशे पर पहुंच गया। जहाज के खलासी और वो लोग जो मुसाफिरों की हैसियत रखते थे लेकिन दर हकीकत उनका ताल्लुक भी लाइन ऑफ क्रूजल के मुहाफिजों में से था, मसरूफ़े अमल हो गए। पानी के बड़े बड़े पाइप जोड़े जाने लगे और उनका ताल्लुक उस खुसूसी मशीन से कर दिया गया जो समंदर से पानी खींच सकती थी। फिर उन पाइपों के जरिए जहाज की हर शय भिगोई जाने लगी। 2 मस्तूल तोड़ दिए गए और इस तरह के आसार पैदा किए गए जिससे पता चले कि जहाज किसी समंदरी तूफान के सबब तबाही का शिकार हुआ है। मैं खामोश निगाहों से उनकी कार्रवाई का जायजा ले रहा था। शहाब फाइक मुस्कुराता हुआ मेरे नजदीक पहुंच गया और उसने आहिस्ते से कहा, इस जहाज से मेरा कोई पुराना ताल्लुक नहीं है, लेकिन कप्तान जहाज का बाप होता है। अगर वो एक सच्चा और मुखलिस इंसान हो तो उसे अपने जहाज से अपनी औलाद ही की तरह मोहब्बत होती है। मुझे भी जहाज की ये दुर्गत बनते देख कर दुख हो रहा है। मैं मुस्कुरा कर गर्दन हिलाने लगा। इस काम से फैजान निश्तर का कोई ताल्लुक नहीं था। वो जहाज की निचली मंजिल में अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए था और ऊपर होने वाली कार्रवाई के बारे में उसने मालूमात तक हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। एक बुलंद जगह खड़े होकर शहाब फाइक ने उस तमाम कार्रवाई को मुतमईन निगाहों से देखा और फिर वहीं से चीख चीख कर उन लोगों को हिदायत देने लगा कि अब ये कार्रवाई बंद कर दी जाए। काम मुकम्मल हो चुका है। पाइप समेटे गए और उन्हें समंदर ही में फेंक दिया गया।
जहाज मुसलसल एक मखसूस समत में आगे बढ़ रहा था और शहाब फाइक के अंदाजे के मुताबिक अभी उसे मजीद 20 घंटे का सफर तय करना था। हम सब अब एक सनसनी सी महसूस कर रहे थे जो मंजिल के लम्हा बलम्हा करीब आने से दिलों में पैदा होती है। रात का खाना खाया गया और इसी दौरान शहाब फाइक और फैजान निश्तर के दरमियान प्रोग्राम के मुताल्लिक गुफ्तगू होती रही, जिसमें मैं भी हिस्सा लेता रहा। अब जरा मुस्तैद रहने का वक्त था। रात को तकरीबन 1 बजे तक मैं भी अरशे पर मौजूद रहा। बाकी लोग भी जाग रहे थे और अतराफ पर निगाहें रखे हुए थे। शहाब फाइक का मुसलसल फैजान से राब्ता था और फैजान अपने मखसूस मशीनी जरिए से जो कुछ देख रहा था उसकी रिपोर्ट शहाब फाइक को दे रहा था। दोनों मुश्तरका तौर पर मसरूफ अमल थे। मेरे लिए चूंकि उस वक्त कोई खास काम नहीं था, चुनाचे मैं वापस चल पड़ा और अपने कैबिन में आकर लेट गया। चंद घंटे नींद लेना मुनासिब था। उस वक्त तकरीबन सुबह के 6:30 बजे थे जब ऑटोकान ने दस्तक देकर मुझे जगा दिया। मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो बोला, चीफ, एक स्टीमर देखा गया है जिसका रुख इसी जानिब है। समंदर के इस हिस्से में किसी स्टीमर की मौजूदगी सिवाय इसके किसी और बात का पता नहीं देती कि उसका ताल्लुक उन्हीं लोगों में से है। मैंने कहा, 1 मिनट ऑटोकान, मैं जरा मुंह पर पानी के छींटे मार कर अभी आता हूँ। ऑटोकान मेरा इंतजार करने लगा। फिर मैं जल्दी ही बाहर निकल आया और हम दोनों अरशे की जानिब चल पड़े। पायलट कैबिन से शहाब फाइक ने शायद मुझे देख लिया था, क्योंकि चंद लम्हे बाद ही उसका सेकंड ऑफिसर मेरे नजदीक पहुंच गया और उसने मुझसे कहा कि शहाब फाइक मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं पायलट कैबिन में पहुंच गया, जहां शहाब फाइक दूरबीन आंखों से लगाए उसी समत देख रहा था जिधर स्टीमर की मौजूदगी का पता चला था। उसने खामोशी से दूरबीन मेरे हाथों में थमा दी और मैं उस सफेद धब्बे को देखने लगा जिसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं महसूस होती थी। फिर मैंने उसके आसपास दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, लेकिन उस स्टीमर के अलावा और कोई शय नजर नहीं आ रही थी। तब मैंने दूरबीन शहाब की तरफ बढ़ा दी। शहाब ने कहा, यकीनन वही लोग हो सकते हैं और वैसे भी अब हम लोग उनके करीब हैं। मैंने पूछा, नीचे से क्या रिपोर्ट है? वो बोला, अभी तक फैजान को कोई पॉइंट नहीं मिल सका। मैंने कहा, पता नहीं उसके मशीनी जराए कितनी रेंज में देख सकते हैं। शहाब फाइक ने कहा, आप यूं समझ लें कि 40 समंदरी मील की रेंज में। मैंने आहिस्ता से ज़ेर लब कहा, वेरी गुड। स्टीमर का सफेद धब्बा अब बगैर दूरबीन के भी नजर आ रहा था और वाजे से वाजे होता चला जा रहा था। ऊपर से जहाज की तह में मौजूद फैजान से एक खास मशीनी जरिए से राब्ता रखा जा रहा था और वो छोटी सी मशीन ऑन थी जो इस गुफ्तगू का जरिया थी। दफतन उसमें से आवाज उभरी, हेलो कैप्टन, हेलो। शहाब ने पूछा, हाँ मिस्टर फैजान, ताज़ा तरीन रिपोर्ट? वो बोला, काफी बड़ा स्टीमर है और उस पर मशीन गन नस्ब है और उसका रुख इसी जानिब है। बज़ाहिर तकरीबन 8 अफराद उस पर मौजूद हैं। स्टीमर की अंदरूनी हालत का सही जायजा नहीं लिया जा सका। कुछ और आगे आ जाएगा तो सब वाजे हो जाएगा। वो सब दूरबीन लगाए हुए जहाज को देख रहे हैं। शहाब ने कहा, ठीक है, आपके इल्म में पूरा प्रोग्राम है मिस्टर फैजान, मैं आपसे मुसलसल राब्ता कायम रखूंगा। फैजान ने कहा, बिल्कुल फिक्र न करें आप, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अरशे से लोगों को हटा लिया जाए ताकि अगर वो लोग कोई कार्रवाई करें तो हमारे किसी आदमी को नुकसान न पहुंचे। शहाब फाइक ने कहा, ओके मिस्टर फैजान। जहाज आगे बढ़ता रहा और फिर स्टीमर उसके करीब पहुंच गया। स्टीमर से मेगाफोन पर जहाज के इंजन बंद करने की हिदायत जारी की गई और कैप्टन शहाब ने इंजन रूम को हिदायत कर दी कि इंजन बंद कर दिए जाएं। चुनाचे उसकी तामील हुई। स्टीमर अब इतना नजदीक पहुंच चुका था कि उन लोगों को बखूबी देखा जा सकता था। फाइक ने मुझसे दरखास्त की कि उन लोगों से गुफ्तगू की जाए। चुनाचे मैं अरशे की तरफ बढ़ गया और स्टीमर में झांकने लगा। मशीन गनों का रुख ऊपर कर दिया गया था और 2-3 आदमी उन पर मुस्तैद खड़े हुए थे। अकब में रॉकेट लॉन्चर भी नजर आ रहे थे जिन्हें चंद अफराद संभाले हुए थे। 2 आदमी एक मखसूस वर्दी में मलबूस मेगाफोन लिए खड़े थे। उनमें से एक ने मेगाफोन पर कहा, तुम जानते हो ये आम समंदरी रास्ता नहीं है, इस तरफ कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? वो बोला, हमारा ताल्लुक इस समंदरी पट्टी की सरहद से है और हम बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत इस इलाके में गश्त करते हैं। इस तरफ किसी को आने की इजाजत नहीं है। तुम इस गलत समत क्यों निकल आए हो? मैंने कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जहाज तूफान का शिकार हुआ है और हम रास्ता भटक गए हैं? क्या तुम हमारी रहनुमाई कर सकते हो? मेरे सवाल पर वो दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू करने लगे जो यहाँ से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उनमें से एक ने कहा, हम जहाज का जायजा लेना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम में से 2 जिम्मेदार आदमी जहाज के ऊपर आ जाएं, सीढ़ी लटकाई जा रही है। वो बोला, हम 4 अफराद आएंगे, तुम पर निगाह रखना हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आदमी आ सकते हैं। फिर मैंने खलासियों को सीढ़ी लगाने का इशारा किया। उन्होंने मखसूस किस्म की आहनी सीढ़ी मशीनी जरिए से निकाली और नीचे लटका दी। पहले 2 आदमी ऊपर चढ़े जो मेगाफोन संभाले हुए थे और उसके बाद उनके अकब में 2 अफराद और आ गए जिनके हाथों में स्टेन गन्नें दबी हुई थी। उनके जिस्मों की वर्दी ग्रे कलर की थी और खासे तनोमंद लोग थे।
चेहरों से कौमियत का कोई सही अंदाजा नहीं होता था। मखसूस किस्म के चौड़े चौड़े चेहरे और घनी मूछें। स्टेन गन वालों ने पोजीशन ले ली। बाकी 2 अफराद मेरे नजदीक आ गए। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम जहाज के कप्तान हो? मैंने कहा, नहीं, कप्तान अपने कैबिन में है, आप मुझे सेकंड ऑफिसर समझ सकते हैं। वो दोनों जहाज का जायजा लेने लगे। एक नजर में ही अंदाजा हो जाता था कि जहाज शदीद तबाही का शिकार हुआ है। जगह जगह पानी भरा हुआ था, हर चीज तहोबाला नजर आ रही थी। उनमें से एक ने मुतहिजराना आवाज में कहा, लेकिन आगे कम से कम 150 मील तक तो कोई तूफान नहीं था। तुम कौन से इलाके में तूफान का शिकार हुए? मैंने कहा, हम सीधी पट्टी पर जा रहे थे और उसी पट्टी पर हमें तूफान से 2-4 होना पड़ा। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, लेकिन उस तरफ तो कोई तूफान नहीं था। दफतन मैंने कहा, नहीं था तो अब आ सकता है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि पायलट कैबिन से उन दोनों स्टेन गन बरदारों का निशाना लिया जा चुका था, जो स्टेन गन हमारी समत ताने हुए खड़े थे। आगे वाले शख्स ने चौंके हुए लहजे में पूछा, क्या मतलब? लेकिन उसी वक्त उस पर मतलब वाजे हो गया। ऊपर से फायरिंग हुई और दोनों स्टेन गन बरदारों की चीखें फजा में उभरी। उन्होंने स्टेन गन ने उठाकर फायरिंग की और उसके बाद जमीन पर ढेर हो गए। बकिया दोनों अफराद ने मुतवहिश निगाहों से अपने साथियों की तरफ देखा और उसी वक्त नीचे से मशीन गन्नों से गोलियां बरसने लगी। लेकिन उन लोगों को हसरत ही रह गई कि कोई मौसर कार्रवाई कर लेते। दफतन ही जहाज के निचले हिस्से से एक खौफनाक धमाका सुनाई दिया और स्टीमर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दूसरे धमाके से स्टीमर के परखचे उड़ गए थे और उसमें मौजूद लोगों की लाशें पानी में रंगीन लहरिए बनाने लगी थीं। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और उन दोनों अफराद पर छलांग लगा दी जो तकरीबन करीब करीब खड़े हुए थे। लेकिन अकब से बर्ड ने उनमें से एक को संभाल लिया था। उसका जोरदार घूंसा बावर्ती शख्स के जबड़े पर पड़ा और वो 2-3 कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। मेरे शिकार ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे एक हाथ ने उसे ठंडा कर दिया और वो अपनी उस हसरत को पूरा न कर सका। दोनों बेहोश हो गए थे। पायलट कैबिन से शहाब फाइक ने मुझे चीख कर मुबारकबाद दी और उसके बाद खुद भी नीचे उतर आया। स्टीमर के तख्ते पानी की लहरों में मुंतशिर हो रहे थे और उसका बकिया हिस्सा तेजी से पानी में गर्क होता जा रहा था। कैप्टन फाइक के इशारे पर जहाज के इंजन दोबारा स्टार्ट कर दिए गए और वो सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा, जबकि मैं और बर्ड दोनों बेहोश आदमियों को कंधों पर डालकर कैबिन की जानिब बढ़ गए थे। थोड़ी देर में शहाब फाइक हमारे पास पहुंच गया। उसके साथ ही फैजान भी था। फैजान ने दोनों बेहोश आदमियों को देखा। फिर फाइक ने एक और शख्स को तलब किया जो शायद डॉक्टर था। उसने उन दोनों को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसी ज़रबें नहीं लगाई गई थीं उन पर कि बेहोशी तवील हो सकती। कुछ ही देर के बाद उन्होंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी और फिर वहशतज़दा निगाहों से हमें देखने लगे। उनकी आंखों में सरासीमगी के आसार थे। फिर उनमें से एक ने बेख्तियाराना अंदाज में अपने बगली होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन होल्स्टर के पिस्तौल पहले ही हमारे कब्जे में आ चुके थे। उनके लिबासों की तलाशी भी ले ली गई थी ताकि वो किसी किस्म की हरकत न कर सकें। हम तीनों खामोशी से उन्हें देख रहे थे। फिर उस शख्स ने कहा जो मेगाफोन पर हमसे गुफ्तगू कर रहा था, तुम लोग। शायद वो कोई जुमला मुकम्मल न कर सका। हम तीनों अब भी खामोशी से उन्हें घूर रहे थे। फिर दूसरे आदमी ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुम लोग क्या चाहते हो और इस तमाम हरकत का मकसद क्या है? तुम नहीं जानते कि इस हरकत के नतीजे में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फैजान ने सर्द लहजे में कहा, जो कुछ हम नहीं जानते दोस्त, वो तुम हमें बता दो। वो बोला, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा जहाज तबाही का शिकार हुआ है, लेकिन क्या? ओह, तुमने हमारे 2 आदमी भी हलाक कर दिए और यकीनन तुम अब नहीं बच सकोगे। फैजान ने कहा, फिलहाल तुम्हारा मसला है, क्या तुम हमारे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो? वो बोला, कैसे सवालात और हम क्यों तैयार होंगे? हमारा ताल्लुक, फैजान ने कहा, स्टीफन ब्राकोडा से है। और वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े। अब उनके चेहरों पर सरासीमगी नुमायां होती जा रही थी। बोले, कौन स्टीफन ब्राकोडा? फैजान बोला, वही तुम्हारा चीफ, वही जिसकी ईमा पर तुम समंदरी मुहाफिज बने फिर रहे हो, जबकि इस इलाके में ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। ये इलाका किसी हुकूमत के ज़ेरे असर नहीं है और समंदर की हिफाजत का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं। इन 10 मिनट के अंदर अंदर बता दो कि स्टीफन ब्राकोडा की आबदोज़ें समंदर के कौन से हिस्से में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए